नमस्कार। गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रस्तावना के बारे में, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। प्रस्तावना में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको देखते हैं। सबसे पहली बात है कि प्रस्तावना होती क्या है ना। तो प्रस्तावना क्या होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। प्रस्तावना के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से ये बात लिखी गई है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की तरह है, जिसमें संविधान की प्रकृति, उसके आदर्श, उसके उद्देश्य, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप में उल्लेख होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रस्तावना हमारी है वो संविधान की भूमिका की तरह कि संविधान में क्या क्या बातें लिखी गई हैं और कैसे कैसे लिखी गई हैं, इन सारी बातों का ब्यौरा आपको कहाँ मिल जाएगा? प्रस्तावना में मिल जाएगा। ठीक है। प्रस्तावना में आपको मिल जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, उसके आदर्श कैसे हैं, उसके उद्देश्य कैसे हैं, इसमें सरकार का स्वरूप कैसा है ना। यहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं कि अप्रत्यक्ष होते हैं, संविधान के स्रोत क्या क्या हैं और संविधान के लागू होने की तिथि, इन सभी का जो है आपको एक छोटा सा विवरण आपको प्रस्तावना में मिल जाएगा, है ना। अगला पॉइंट हम देखते हैं। प्रस्तावना के मूल तत्व क्या क्या होते हैं। अक्सर इन सब टॉपिक से सवाल आते रहते हैं, है ना। तो संविधान का जो पहला तत्व है उसका नाम है संविधान के अधिकार का स्रोत। तो संविधान के अधिकार का स्रोत मतलब ये कि संविधान को अधिकार मिले कहाँ से हैं। तो संविधान के में अधिकार कहाँ से मिले हैं इसके बारे में प्रस्तावना साफ शब्दों में कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करती है। मतलब संविधान जो है वो भारत के लोगों से शक्ति लेती है ना। मतलब इसकी जो शक्ति है वो जनता में निहित है ना। दूसरा पॉइंट है भारत की प्रकृति कैसी है, भारत कैसा देश है, क्या ये किसी का डोमिनियन है कि स्वतंत्र है, कैसा है। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। अब इसमें कुछ शब्द हैं जैसे संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है। इन सब की बातें अभी हम आगे करेंगे, है ना। बहुत स्पष्ट रूप से करेंगे कि संप्रभु का मतलब क्या होता है, समाजवादी का मतलब क्या होता है, और उसके बाद आगे चलेंगे। तीसरा देखते हैं संविधान के उद्देश्य क्या हैं। तो संविधान के उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। न्याय क्या, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, है ना। न्याय कितने प्रकार का होता है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, ये सारी बातें अभी आगे देखेंगे। अगली बात है संविधान का अंगीकरण। तो संविधान को हम लोगों ने कब अपनाया? तो संविधान को हम लोगों ने अपनाया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। हमारा जो हमको हमने हमने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। लागू होने की डेट अलग है, 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था वो बात अलग है, लेकिन जो हमने प्रस्तावना को जो अंगीकृत किया था वो डेट अलग है, 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद आगे कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जैसे प्रसिद्ध न्यायवादी, न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। यह सवाल कई बार पूछा गया है, चाहे आरओ का एग्जाम हो चाहे पीसीएस का एग्जाम हो। तो उसमें एक सवाल आता है कि संविधान का परिचय पत्र किसको कहा गया है। तो किसको कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया है। और कहा किसने है? ये कहा N.A. पालकीवाला ने कहा है ना। अगली बात हम लोग देखते हैं। प्रस्तावना का आविर्भाव मतलब इसका जो शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। मतलब जो हमारा संविधान की जो संविधान कब पैदा हुआ, या हम ये कह सकते हैं कि उसका आविर्भाव कब हुआ, तो वो हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ठीक है। इसी कारण इसी प्रस्तावना को हम क्या कहते हैं? उद्देश्य का भी कहते हैं, है ना। इसी कारण हम इसे उद्देश्य का भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, अगला एक नोट पॉइंट है कि प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से ली गई है। अमेरिकी संविधान से ली गई है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो अमेरिकी संविधान था वो क्या था? लिखित दस्तावेज थी, और उसी लिखित दस्तावेज से जो है हमने इसको अडॉप्ट किया है, मतलब ग्रहण किया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। ये हमेशा हर एग्जाम में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप आगे देखेंगे
जहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर पेपर को कंपाइल किया हुआ है, जिसमें यूपीएससी के सारे सवाल आज तक के पूछे गए। फिर यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, आपका बिहार पीसीएस, झारखंड पीसीएस, है ना, छत्तीसगढ़ पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, और इसके अलावा आरओ एआरओ में जो भी सवाल आए हैं, तो उन सारे सवालों को हमने इसी फाइल में कंपाइल कर दिया है। अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो जहाँ पे ये सवाल कई बार पूछा गया, लगभग हर साल मतलब एक बार आ ही जाता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए। ठीक है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट कि प्रस्तावना में कुछ शब्द लिखे गए हैं, उन शब्दों का मतलब क्या होता है उसको आगे देखते हैं। तो प्रस्तावना में कुछ लिखित शब्द हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय तीन प्रकार के, पहला न्याय सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। अगली बात लिखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और अगली बात लिखिए, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। तो इसके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रस्तावना के मूल तत्व, इन तत्वों को हमने तीन कैटेगरी इसकी बनाई गई है। पहला है कि संविधान का स्रोत। तो संविधान का स्रोत क्या है? संविधान का स्रोत है हम भारत के लोग, अर्थात जनता, है ना। जो संविधान का जो स्रोत है, जहाँ से संविधान आया है, और मतलब उसकी जो शक्ति का स्रोत है वो क्या है? जनता में निहित है ना। दूसरी बात हम लोग देखते हैं संविधान की प्रकृति और उसका स्वरूप। तो संविधान की प्रकृति कैसी है? वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। हमारा जो देश है वो कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। और इसमें जो हमारी जो प्रकृति है वो कैसी है? समाजवादी है। ठीक है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं चलती है, हमारे यहाँ समाजवाद चलता है। पंथ निरपेक्ष है और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इन सब की अभी विस्तृत चर्चा आगे हम लोग करेंगे। अगला हम लोग देख लेते हैं कि संविधान के उद्देश्य क्या है। तो संविधान का उद्देश्य क्या है? कि सबको न्याय मिले, और कैसा न्याय मिले? सामाजिक हो, आर्थिक हो और राजनीतिक न्याय मिले। दूसरा है हमको यहाँ पे स्वतंत्रता मिले, कैसी? विचार की स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति की हो, विश्वास की हो, धर्म की हो और उपासना की हो। अगला है प्रतिष्ठा और अवसर की समता होनी चाहिए, या समानता, है ना। समता मतलब समानता। अगला है व्यक्ति की गरिमा, और उसके बाद है राष्ट्र की एकता व अखंडता, और नेक्स्ट हमारा बंधुत्व। चलिए अब इन शब्दों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि प्रस्तावना में जो शब्द लिखे गए हैं उन शब्दों का मतलब क्या होता है ना। तो जो सबसे पहली बात है वो है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब ही होता है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब क्या होता है? वर्चस्व या प्रभुसत्ता, मतलब किसी का किसी पे अधिकार हो। तो ऐसी बात नहीं है, हमारा जो देश है वो अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ठीक है, यह किसी देश पर निर्भर नहीं है ना। दूसरी बात लिखी है कि भारत अपने आंतरिक व बाह्य मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। संप्रभुता का मतलब ही यही होता है कि वो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों के निस्तारण के लिए स्वतंत्र है। नेक्स्ट पॉइंट है संप्रभुता के नाते किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण अथवा किसी हिस्से पर से अपना दावा छोड़ सकता है। अगर हम चाहें तो किसी बाहरी जमीन को अपने कब्जे में ले सकते हैं, अथवा हम अपने देश के किसी भूभाग को छोड़ भी सकते हैं। तो ये सारी बातें आपकी संप्रभुता में ही आती हैं, है ना। अगली बात आपकी है समाजवाद या समाजवादी, है ना, प्रकृति हमारी। तो समाजवादी प्रकृति के बारे में पहली बात है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है ना। इसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहते हैं। अब राज्याश्रित समाजवाद क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। मतलब ये है कि हमारे राज्य में सभी लोग समान होंगे, है ना। अब राज्य का मतलब सिर्फ किसी एक स्टेट की बात नहीं हो रही है, पूरे देश की बात हो रही है कि यहाँ पे सभी लोग समान रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत ऊंचे पद पे हो तो कोई बहुत नीचे पद पे हो, या उनके लिए कोई विशेष आरक्षण की बात की गई हो कि नहीं तुम हमेशा जो इस पद पे बने रहोगे, है ना। यहाँ सबको मौका मिला है कि आप चाहो तो आप भी उस पद पे पहुंच सकते हो, है ना। ये सारी बातें। तीसरी बात लिखी है कि लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित समाजवाद में आस्था रखता है ना। हमारा जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी हो और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी हो, है ना। अगली बात लिखी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य, अब देखो बहुत स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय इस बात की व्याख्या करता है
कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है, कि यहाँ पे कोई गरीब ना हो, यहाँ पे कोई बीमार ना हो और किसी को अवसर की असमानता का अ, को ना झेलना पड़े, है ना? मतलब सबके लिए अवसर समान होने चाहिए। अगली बात लिखिए कि भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला-जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है ना? तो ये कुछ बातें हमारे समाजवाद की तरफ रही हैं। आप सबको पता ही होगा मार्क्सवाद और गांधीवाद के बारे में, है ना? नेक्स्ट बात करते हैं पंथ निरपेक्ष। जो एक शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में, उसमें कहा गया कि हमारा जो देश होगा वो कैसा होगा? पंथ निरपेक्ष होगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि यहाँ पे किसी राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, है ना? हमारे देश में सभी धर्म क्या होंगे? समान होंगे। हमारे देश में सभी धर्म समान होंगे, है ना? और उन्हें सरकार का समान समर्थन भी प्राप्त होगा। उन्हें सरकार का, कोई सरकार ये नहीं कह सकती कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र होगा या मुस्लिम राष्ट्र होगा या सिख राष्ट्र होगा या ईसाई राष्ट्र होगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी सरकार होगी वो सभी धर्मों के लिए एक ही होगी, है ना? और सबका सम्मान होगा। अगली बात है लोकतांत्रिक। अब देखिए लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? अर्थात सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है। लोकतांत्रिक का मतलब ही होता है कि जहाँ पे सारी शक्तियाँ किसके हाथ में हो? वो किसके हाथ में हो? जनता के हाथ में। अब यहाँ पे लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जैसे स्विट्जरलैंड में, तो स्विट्जरलैंड की बात अलग है। हमारे देश में क्या होता है? वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से, है ना? तो अप्रत्यक्ष रूप में क्या होता है? इसमें लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, कह रहा है प्रतिनिधि। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग जब जब हम लोग मतदान करने जाते हैं, तो क्या हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं? नहीं करते हैं। हम लोग विधायकों का चुनाव करते हैं और वो विधायक मिल करके मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। तो हमारा हमने किसको चुना? विधायकों को चुना। और उन्होंने किसको चुना? मुख्यमंत्री को चुना, है ना? तो हमने अपना प्रतिनिधि किसको दिया? विधायक को दिया, और उन विधायकों में से एक कोई बनेगा मुख्यमंत्री, है ना? तो वो हमारा ही प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये बात लिखी गई है। और सरकार चलाते हुए कानून का निर्माण करते हैं, ठीक है? तो अप्रत्यक्ष चुनाव जो होता है उसमें लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानून का निर्माण करते हैं। इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, ठीक है? अब जैसे हमारा जब कोई प्रतिनिधि होगा वो जाके शासन करेगा, तो इसी बात को हम क्या कहते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है संसदीय और होता है राष्ट्रपति के अधीन, ठीक है? अगली बात हम करते हैं। अब कुछ नोट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। पहला नोट पॉइंट ये है कि भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है ना? डायरेक्ट चुनाव नहीं होता हमारे यहाँ, ना तो राष्ट्रपति का होगा, ना तो प्रधानमंत्री का होगा और ना ही मुख्यमंत्री का होगा। ये चीज़ें अमेरिका में लागू होती हैं, है ना? या अन्य देशों में जहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव की बात कही जाती है। हमारे यहाँ क्या होता है? प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है उसका लक्षण क्या है? कि वयस्क मताधिकार, अगर आप 18 साल से ऊपर हो गए हैं तो आप अपना नाम मतदान सूची में दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है? दूसरी बात है कि सामयिक चुनाव। सामयिक चुनाव का मतलब क्या होता है? समय पर चुनाव। अब ये नहीं कि आज चुनाव हुआ तो फिर 10 साल बाद चुनाव होगा, नहीं। समय फिक्स है कि हर 5 साल बाद आपका चुनाव होना ही होना है। तीसरी बात लिखिए कानून की सर्वोच्चता। मतलब हमारे यहाँ देश में, हमारे भारत देश में क्या है कि कानून ही सर्वोच्च है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। तीसरी बात लिखिए। चौथी बात लिखिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला जा सकता, है ना? और अगली बात लिखिए, जो सबसे अच्छी बात लिखी है वो लिखिए भेदभाव का अभाव। हमारे यहाँ भेदभाव का अभाव है कि किसी के साथ आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं, है ना? ये बातें। अगली बात है सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ। जान लेते हैं इसका क्या मतलब होता है सामाजिक लोकतंत्र। वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता तथा भ्रातृत्व को मान्यता देती हो। यदि इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य ही पराजित हो जाएगा। तो समाज समाज का मतलब आप सबको पता है कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ हमें किस प्रकार से रहना चाहिए। वहाँ पे हमें सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। हम वहाँ पे स्वतंत्र भी रहें,
और हमारे सबके बीच समानता भी होनी चाहिए और हम सब एक दूसरे के साथ मिल करके भी रहें। तो ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता और समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार स्वाधीनता और समानता को भ्रातृत्व या बंधुत्व से भी अलग नहीं किया जा सकता, है ना। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है गणतंत्र। गणतंत्र की अगर हम बात करें तो गणतंत्र क्या होता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जब हम पढ़ाएंगे आपको राष्ट्रपति का चुनाव, तो वहाँ पे बात आपको पता चलेगी कि वहाँ पे हमारे जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना। हम राष्ट्रपति का डायरेक्ट चुनाव नहीं करते हैं, हम प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और वो प्रतिनिधि जा करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, है ना। इसके आगे एक नोट पॉइंट है कि गणतंत्र के अर्थ में दो बातें और शामिल होती हैं। पहली बात क्या है? पहली बात है कि राजनीतिक प्रभुसत्ता किसी एक ऐसे व्यक्ति राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है। हमारे यहाँ यह प्राविधान नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, है ना। तो यही बात लिखी गई कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक ऐसे व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में ना होने के बजाय सब जनता के हाथ में, मतलब कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरी बात है कि किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, मतलब किसी एक ऐसे वर्ग को कोई भी विशेषाधिकार नहीं दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये हमेशा जो है जब टफ सवाल आते हैं तो वहाँ पे ये सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि हमारे प्रस्तावना में जब हम गणतंत्र की बात करते हैं तो वहाँ पे एक बात लिखी है कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, मतलब यहाँ पे सब लोग बराबर हैं। यहाँ कोई एक ऐसा वर्ग नहीं है जहाँ पर उसको एक विशेष अधिकार दे दिया गया हो और वो अपने हिसाब से काम करे, या उसका बेटा राजा हो फिर उसका बेटा राजा हो, इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे अच्छी बात लिखी गई है वो लिखी गई है कि संविधान ये इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला हुआ है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब ये नहीं कोई कह सकता कि हम तोप हैं और आकर के जो हमारे लिए आप रविवार के दिन अपना कार्यालय खोल लीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। आप सब लोग बराबर हैं और आप सब के लिए हमेशा कार्यालय खुला रहेगा, है ना। ये बात कही गई है। अगली बात आती है न्याय की। अब हम न्याय की बात कर लेते हैं। तो न्याय की बात के बारे में क्या कहा गया है? न्याय के बारे में कहा गया कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय शामिल हैं। जैसे पहला क्या है? सामाजिक न्याय, है ना। दूसरा क्या? आर्थिक न्याय। और तीसरा क्या है? राजनैतिक न्याय। और इन सभी न्यायों के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से मूल अधिकार और डीपीएसपी के में उपबंध किए गए हैं, है ना। चलिए, सबसे पहली बात जान लेते हैं सामाजिक न्याय क्या होता है। सामाजिक न्याय का मतलब यही होता है कि जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार। मतलब आप किसी के साथ उसके जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, या उसको ऐसा नहीं कर सकते कि उसको आप न्याय मत दीजिए, है ना, आप उसके साथ अन्याय कर दीजिए। आप कभी ये नहीं करेंगे कि अगर कोई गोरा है या काला है तो उसके रंग के आधार पे आप उसके साथ भेदभाव करें या उसको आप न्याय ना दें, है ना। धर्म के आधार पर अन्याय नहीं होना चाहिए। लिंग के आधार मतलब कोई महिला है कोई पुरुष है तो इसके आधार पर आप उसके साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात लिखी हुई है कि आर्थिक न्याय के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। अब कोई गरीब है तो आप उसको कहीं फंसा दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। या कोई अमीर है तो आप उसको बोलबे ना करिए, ऐसा भी नहीं होगा। तीसरी बात है राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय के बारे में देखो बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। मतलब राजनीतिक न्याय के बारे में बहुत स्पष्ट लिख दिया गया है कि आप किसी भी दफ्तर में कैसे भी जा सकते हैं और अपनी बात अपने सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और यहीं पर एक बहुत स्पष्ट नोट पॉइंट है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। ये सवाल कई बार पूछा गया एग्जाम में, है ना। चलिए, आगे देख लेते हैं स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता के बारे में क्या लिखा गया है? लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना है ना।
यहीं पे देखो देखो नोट पॉइंट लिखा है कि हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता बंधुत्व व स्वतंत्रता समता व बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट है समता। समता के बारे में हम लोग जानेंगे। तो समता के बारे में क्या बातें लिखी गई हैं? समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। समता का मतलब क्या होता है? समानता होता है ना। समता का मतलब समानता होता है। और समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति है, मतलब कोई ऐसा वर्ग नहीं होगा हमारे यहाँ जो ये कहेगा कि हम बिल्कुल अलग हैं और हम बिल्कुल अलग हैं और हमारे लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए, तो ऐसी बात हमारे समाज में नहीं होगी, है ना। यहाँ पे हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब समता भी हमारे 3 प्रकार की होती है। समता जो 3 प्रकार की होती है वो कैसी होती है, इसको भी जान लेते हैं। एक है नागरिक समता या सामाजिक समता या समानता, दूसरी है राजनीतिक और तीसरी हमारी है आर्थिक समता, है ना। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं नागरिक समता के बारे में। नागरिक समता के बारे में जब हम जानते हैं, समता मतलब समानता है, ठीक है। तो इसमें लिखा गया कि मौलिक अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार हमको मिले हैं, जो हमको मौलिक अधिकार मिले हैं उसमें कुछ प्रावधान किए गए, जैसे अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18। इन सब के आधार पर हमें ये कहा गया कि आप जो है बराबर हैं। अब चलिए बात करते हैं 14 क्या कहता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून की नज़र में आप सभी क्या हैं? समान हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग व जन्मस्थान के आधार पर तथा पर मूल वंश निषेध, मतलब ये नहीं कोई कह सकता कि आप जो है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्मस्थान के आधार पर आपके साथ कहीं पे अन्याय हो या कहीं पे आपको असमानता का सामना करना पड़े, ऐसा नहीं होगा, है ना। इन सबसे क्या करता है? निषेध करता है। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, मतलब आप कहीं भी किसी भी लोक नियोजन में भाग ले सकते हैं। जैसे अभी बिहार का मामला चल रहा है कि बिहार में कहा जा रहा है कि अन्य राज्य के लोग यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो ये बात गलत है ना। आप कहीं पर भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। साथ अगली बात लिखी है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत, ये नहीं कि ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये गरीब हैं, ये अमीर हैं, तो वहाँ पे छुआछूत की बात है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब से हम लोग क्या हैं? ऊपर उठ चुके हैं। 18वीं बात लिखी गई है उपाधियों का अंत। पहले के ज़माने में होता था ना कि फलाँ चौधरी हैं या उनको किसी और प्रकार की उपाधि दे दी जाए, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सर की उपाधि दी गई थी। तो अब हमारे जब हमारा संविधान बन करके लागू हुआ तो वहाँ पे इन सारी बातों को हटा दिया गया, ठीक है। चलिए राजनीतिक समता के बारे में जान लेते हैं। राजनीतिक समता के बारे में क्या कहा गया है? संविधान में 2 ऐसे उपबंध हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते हुए प्रतीत होते हैं। चलो राजनीतिक में देख लेते हैं। पहला ये लिखा है कि धर्म, जाति, लिंग व वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता, ये अनुच्छेद 325 कहता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी की जाति देख करके, किसी का धर्म देख करके, लिंग मतलब उसका महिला है कि पुरुष है, या उसका वर्ग देख करके आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसका नाम मतदाता सूची में ना डालिए। यह क्या है? कानून के विरुद्ध है। और ये कहता कौन? अनुच्छेद 325 कहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात लिखी है लोकसभा व विधानसभाओं में के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान, ये कौन कहता है? अनुच्छेद 326, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसकी? आर्थिक समता की, है ना। आर्थिक समानता क्या होती है? तो डीपीएसपी जानते हैं क्या होता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, उनको उनको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? डीपीएसपी कहते हैं। तो डीपीएसपी के अनुच्छेद 39 में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि महिला व पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करते हैं। तो अनुच्छेद 39 ये कहता है डीपीएसपी का कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके साथ आप अन्याय नहीं कर सकते। अगर अगर दोनों लोग काम समान कर रहे हैं तो आप उन दोनों को समान वेतन दीजिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे जो सरकारी दफ्तर होते हैं या स्कूल होता है, तो वहाँ पे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों की सैलरी बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात है बंधुत्व। तो बंधुत्व के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बंधुत्व के बारे में क्या बातें कही गई है?
बंधुत्व का मतलब होता है कि भाईचारे की भावना, है ना। इसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से मौलिक कर्तव्य जहाँ पे आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 51 काम क्या का के अनुसार यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं के ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। यह बात कहाँ लिखी गई है? बंधुत्व में। और ये बात लिखी गई है मौलिक कर्तव्य में, अनुच्छेद 51 में। ठीक है। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। बाकी क्लास कल होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखें।